friends, my name is Danisha Beniwal and welcome to Perfection IS. This is the second lecture of the Current Affairs Revision Series for the section Science and Technology. तो अभी इस लेक्चर में पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कार टी थेरेपी से रिलेटेड। इंडिया ने इंडिजीनियसली मतलब अपने ही रिसोर्सेज को यूज करके, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके एक पहला जो है किमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी फॉर ट्रीटमेंट जो है वो बनाया है। ये जो कार टी थेरेपी जो है ये कैंसर टाइप्स को ट्रीट करने के लिए है एंड काफी एनकरेजिंग आउटकम्स जो है इस थेरेपी ने शो किए हैं। सो अगर आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाए कि कार टी जो है वो रिलेटेड किससे है, सो बेसिकली कैंसर ट्रीटमेंट है। ये कैंसर ट्रीटमेंट से क्या है, ये रिलेटेड है। लैब इंजीनियर जो कार टी सेल्स होते हैं वो बेसिकली जो पेशेंट्स के इम्यून सेल्स हैं जो कैंसर के सेल्स को अटैक करते हैं, राइट। इसमें क्या होता है, ये जो कार टी सेल्स होते हैं ये रेजिस्टेंट ट्यूमर्स को भी जो है ट्रीट कर सकते हैं। तो ब्लड एंड लिम्फोम नोड्स के जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनको सेकंड और थर्ड और सेकंड लाइन कार टी सेल थेरेपी दी जाती है। एंड इस केस में क्या होता है, इंडिया में इस थेरेपी का ये जो टेक्नोलॉजी है उतनी ज्यादा वाइडली अवेलेबल नहीं है, कॉमन नहीं है ये टेक्नोलॉजी। इसलिए जो इंडियंस होते हैं जिनको ये थेरेपी चाहिए होती है वो यूएस जैसी बड़ी कंट्रीज में जो है वेल्दी कंट्रीज में जाते हैं। मगर अब इंडिया ने इस कार टी थेरेपी को डेवलप कर लिया है, तो इस वजह से अब ऐसा नहीं करना होगा इंडियंस को। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली ये जो कार टी थेरेपी होती है ये होती क्या है। बेसिकली इस थेरेपी में क्या होता है, एक तरीके का लेंटिवायरस होता है। ये जो लेंटिवायरस होता है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है सेल्स में ताकि कुछ जीन्स को डिलीट किया जा सके। क्लियर। लिविंग थिंग्स में यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इस वायरस को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि जीन्स को डिलीट या एडिट किया जा सके। सो बेसिकली ये जो कार टी जो ट्रीटमेंट है इसे आप जीन एडिटिंग से भी रिलेट कर सकते हो। ज्यादातर जो ये ट्रीटमेंट है इसको ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसे कैंसर को ट्रीट करने में इस्तेमाल किया जाता है। ल्यूकीमिया का मतलब होता है जो बोन मैरो और ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज होते हैं, ज्यादातर WBCs, उनमें उनका जो कैंसर होता है यानी कि ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स के जो नंबर होते हैं वो इंक्रीज होने लगते हैं। ब्लड से ही मिलता जुलता एक और वेस्कुलर सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फोमा में क्या होता है, जो लिम्फेटिक सिस्टम के सेल्स होते हैं उनकी मेलिग्नेंसी हो जाती है यानी कि सेल प्रोलिफरेट होते हैं और फिर एक रीजन से दूसरे रीजन की तरफ क्या है माइग्रेट करते हैं। सो बॉडी का एक कंपोनेंट होता है, बॉडी का एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है या बॉडी को डिफेंस देता है। सो उस सिस्टम के कैंसर को कहा जाता है लिम्फोमा। एंड ल्यूकीमिया तो मैंने आपको समझा ही दिया है। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेंटिवायरस है वो एड्स जो कॉज करते हैं वायरस उनसे ही मिलता जुलता वायरस, और इसी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि जीन को क्या है एडिट किया जा सके, कुछ जीन्स को डिलीट किया जा सके जो कि इस कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स में एक पर्टिकुलर टाइप के सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है टी सेल्स। उन्हीं टी सेल्स को लैब में जो है ऑल्टर किया जाता है ताकि वो कैंसर के सेल्स को लोकेट कर सके और उन्हें एलिमिनेट कर सके। सो जो कार टी है, टी माने की टी सेल ट्रीटमेंट। सो इन टी सेल्स को क्या है मॉडिफाई किया गया है। अब ये सेल्स जो है मान लेते हैं ये कैंसर सेल है, इसको क्या करेगा लोकेट करेगा और फिर इसको क्या करेगा न्यूट्रलाइज कर देगा। क्लियर। सो यानी कि इस टी सेल के अंदर का जो जीन है उसको चेंज करना है ताकि वो मेलिग्नेंसी को लोकेट कर सके और मेलिग्नेंट सेल्स को एलिमिनेट कर सके। क्लियर। सो बेसिकली इसको सेल बेस्ड जीन थेरेपी भी कहा जा सकता है क्योंकि इस टी सेल के ही जीन को क्या है लेंटिवायरस के थ्रू मॉडिफाई किया जा रहा है। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो दिस वाज अबाउट द कार टी ट्रीटमेंट और कार टी सेल थेरेपी। The next news that we are going to discuss is about the rabies disease. So basically Supreme Court ने कहा है कि जो स्ट्रीट डॉग्स को फीड करते हैं वही उनको वैक्सीनेट करवाएंगे। सो रेबीज क्या है, हमारे कंट्री में डॉग्स के या फिर किसी भी कैनाइन के काटने से फैलता है, ज्यादातर डॉग्स के काटने से फैलता है। रेबीज मंकी के काटने से भी हो सकता है। क्लियर। सो एक बेसिकली एक प्रिवेंटेबल डिजीज है मगर लीथल है।
जो लीथल जो रेबीज का जो वायरस होता है वो लीथल इलनेस को कॉज करता है। हालांकि ये डिजीज क्या है, प्रिवेंटेबल है। रेबीज में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन होता है। रेबीज में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है वहां पर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि सेल को डैमेज कर देते हैं, जिससे रेडनेस होती है और ब्लड टिश्यू के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है, उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। दो तरीके के टाइप्स होते हैं जिनको टू क्लिनिकल टाइप्स कहते हैं रेबीज की। सबसे पहला जो टाइप होता है वो है फ्यूरियस रेबीज, यानी कि इस केस में क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी और हेलुसिनेशंस बढ़ जाते हैं। दूसरा टाइप होता है रेबीज का जिसको बोलते हैं पैरालिटिक रेबीज। पैरालिटिक रेबीज में अनकॉन्शियसनेस और पैरालिसिस होता है। रेबीज जो है हर कॉन्टिनेंट में मिलता है रेबीज का वायरस, सिवाय अंटार्कटिका के। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द ह्यूमन मोर्टेलिटी इन एशिया एंड अफ्रीका इज कॉज्ड बाय रेबीज। रेबीज को एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी कहा गया है क्योंकि ज्यादातर रेबीज जो है रूरल पुअर एंड वल्नरेबल पीपल को अफेक्ट करता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो अनरेगुलेटेड क्लस्टर्स होते हैं हाउसिंग के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पर ज्यादातर स्ट्रीट डॉग का मेनेस जो है वो फैलता है। एंड जो कैनाइन्स होते हैं उनके सलाइवा में ये वायरस जो है वो इनहैबिट करता है और काटने पर सलाइवा के थ्रू जो है ये वायरस का ट्रांसमिशन होता है। अगर किसी पेट को जिसको रेबीज है या फिर रेबीज का वायरस है वो अगर किसी को बाइट कर ले या स्क्रैच कर ले तो रेबीज होता है, जो कि सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है अफेक्ट करता है, जिसमें ब्रेन डैमेज होना जरूरी है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो डेथ भी हो सकती है। रेबीज के लिए क्या है, एक तो वैक्सीनेशन करवाया जाता है, प्रिवेंटिव वैक्सीन लगाया जाता है पेट्स को, और अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो उसके लिए भी वैक्सीन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो नेक्स्ट हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। बेसिकली क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है 10 साल पहले यूज हुई थी, मगर उसका फुल फ्लेजेड जो इस्तेमाल है यानी कि फुल फ्लेजेड यूज है वो अभी फिलहाल उतना ज्यादा नहीं हुआ है। मगर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के काफी बाउंडलेस प्रोमिसेस हैं, यानी कि क्रिस्पर जो टेक्नोलॉजी है ह्यूमन मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स एंड टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा इफिशियंट टेक्नोलॉजी है। So let us know about this CRISPR technology. CRISPR की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो it is clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Right? So अब ये palindromic repeats क्या होते हैं? So basically ये ह्यूमन में क्या है, जीन से या फिर किसी भी एनिमल ऑर्गेनिज्म में उसके जीन से रिलेटेड है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब होता है जो अगर बोथ द साइड से भी रीड किए जाएं तो वो सेम होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मलयालम, ठीक है, इसको आप किसी भी तरफ से पढ़ो, आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ो या फिर आप इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ये मलयालम ही पढ़ा जाएगा। इसी को कहा जाता है पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। जैसे ये फॉर एग्जांपल अगर किसी का नाम है नितिन तो उसको किसी भी तरफ से आप पढ़ो तो वो नितिन ही पढ़ा जाएगा। दीज आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो बेसिकली इन्हीं पैलिंड्रोमिक रिपीट्स के कुछ शॉर्ट सेगमेंट्स होते हैं जो कि क्लस्टर में रेगुलरली यानी कि हर थोड़े थोड़े बेस पेयर्स के बाद रिपीट होते हैं। तो ये जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी होती है बेसिकली एक पोटेंट जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जो कि एक तरीके का प्रोटीन यूज करती है जिसका नाम होता है Cas9। ये जो Cas9 प्रोटीन है इसका फुल फॉर्म होता है Caspase9 प्रोटीन। Caspase9 बेसिकली एक तरीके का सिजर की तरह काम करता है। किसकी तरह? सिजर की तरह, यानी कि जीन्स के किसी सेगमेंट को काट सकता है। राइट, तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि इट फंक्शंस लाइक अ सिजर। जीन के किसी स्ट्रैंड को काटना है तो जीन को अगर किसी जीन कोड को मॉडिफाई करना है तो इस तरीके के मॉलिक्यूलर सीजर्स का जो है यूज करते हैं। और Cas9 यानी कि Caspase9 एक वैसा ही प्रोटीन है जो कि एज अ मॉलिक्यूलर सीजर वर्क करता है जिसकी हेल्प से जीन को एडिट किया जा सकता है। सो बेसिकली अगर हम नेचुरल वे में बात करें तो डीएनए जो है वो नेचुरली खुद को रिपेयर करना जानता है। क्लियर? राइट, सो साइंटिस्ट क्या है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको? पर्टिकुलरली किसी जीन सेगमेंट को जिसको उनको रिपेयर करवाना है ताकि डैमेज डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो ऑटो रिपेयर कर सके। राइट, सो इसको बोलते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी।
एप्लीकेशन बहुत सारी है। अगर किसी जेनेटिक फ्लॉ को करेक्ट करना है तो भी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है। ट्रीटमेंट हो सकता है, किसी इलनेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, खास करके ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोई प्रोटीन फंक्शनल नहीं बनता या नॉन फंक्शनल बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं थैलेसेमिया की बात करूं तो थैलेसेमिया को जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी या फिर जीन थेरेपी के थ्रू ट्रीट किया जा सकता है। थैलेसेमिया में जो हीमोग्लोबिन के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें से एक स्ट्रैंड जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करता है, जिस वजह से जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच थैलेसेमिया पेशेंट्स में खून की कमी रहती है, उनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से जो है जीन थेरेपी का यूज किसी भी क्रॉप की ग्रोथ और हार्डीनेस को एनहांस करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में और ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में जीन थेरेपी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि हम किसी भी क्रॉप को मॉडिफाई कर सकते हैं एट द जेनेटिक लेवल, ताकि हमें रिजल्टेंट जो है, ताकि हमें हमारी जरूरत के अनुसार जो है आउटकम मिल सके। फॉर एग्जाम्पल कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से जीन एडिटेड के थ्रू ही क्रॉप्स को जो है मॉडिफाई किया गया है सो दैट दे बिकम रेजिलिएंट टू अ पर्टिकुलर एबायोटिक फैक्टर। The next news is about the extended reality. So basically जो मेटी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसका जो एक स्टार्टअप हब है मेटा के साथ मिलकर, मेटा जो है वो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उसके साथ इंडिया में एक्सटेंडेड रियलिटी के जो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म्स है उनको एक्सिलरेट करने की बात चल रही है। तो अभी एक्सटेंडेड रियलिटी होती क्या है? देखिए, 2 तरीके की रियलिटी के बारे में अब तक आप लोग समझ गए होंगे। एक होती है वर्चुअल रियलिटी और एक होती है ऑगमेंटेड रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का मतलब है जैसे कि आप जो वीआर जो गॉगल्स आते हैं उनको लगाते हो एंड देन एक इमर्सिव काइंड ऑफ एक्सपीरियंस क्रिएट होता है, जिसमें ऐसा फील होता है कि एज इफ कि आप उसी जगह पर प्रेजेंट हो, हालांकि आप अपने रूम में हैं या आप किसी सिनेमा हॉल में हैं एक्सेट्रा, मगर वर्चुअली आपको ऐसा फील होता है दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट सीन, दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट सराउंडिंग। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होती है, वो सराउंडिंग्स और रियलिटी को ही आपके सामने ला के रख देते हैं। आपको किसी वीआर गॉगल्स की या फिर वीआर इफेक्ट की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। इन सभी के जो इंटरेक्शन से एक टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी। क्लियर? सो यानी कि इसमें ऑगमेंटेड, मिक्स्ड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी सभी क्या है, इंटरपोलेटेड रीजन्स में मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से ये एक्सटेंडेड रियलिटी जो है फॉर्म होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ टाइम पहले जो है फेसबुक ने एक मेटावर्स करके अनाउंसमेंट करी थी। मेटावर्स क्या है? मेटावर्स है क्या? एक तरीके से ये भी एक तरीके से एक्सआर हो गया, यानी कि एक्सटेंडेड रियलिटी होगी। इसमें मिक्स्ड वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी सब एक साथ मिलकर के आपको एक डिफरेंट इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाना। मेटी का जो स्टार्टअप हब है, बेसिकली वो इनोवेशन, स्टार्टअप्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के डेवलपमेंट को एट द नेशनल लेवल क्या है, प्रमोट करता है। क्लियर? द नेक्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोवा वायरस अटैक। सो बेसिकली जो इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, यानी कि सर्ट इन, उसने पब्लिश किया है अबाउट द पब्लिश की है क्या, सेफ्टी एडवाइस अबाउट द सोवा। सोवा है क्या? सोवा एक तरीके से ट्रोजन मैलवेयर है। ट्रोजन मैलवेयर क्या होते हैं? सीक्रेटली आपके सिस्टम में जाकर के छुप जाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर जो भी इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए होती है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जब आप अपने सिस्टम के एप्स को यूज करते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। सो जो सोवा एंड्रॉइड ट्रोजन है वो एक तरीके का फाइनेंशियल वायरस है, जो कि सिस्टम से आपके यूजर नेम और पासवर्ड को स्टील करता है। इसे बोगस एंड्रॉइड एप्स, क्रोम, अमेजॉन, नॉन फंजिबल टोकन, लोगोज एक्सेट्रा, यहां सर ट्रिक करके यूजर्स जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं। अब जब कंप्यूटर अब जो कस्टमर होता है अपने बैंक अकाउंट को एक्सेस करता है थ्रू नेट बैंकिंग या फिर ऑनलाइन बैंकिंग, तो ये जो स्पाईवेयर होता है उसके क्रेडेंशियल्स को ले लेता है। सोवा जो है लार्ज स्केल पे फाइनेंशियल थेफ्ट जो है, यानी कि फाइनेंशियल चोरी, यानी कि पैसों की चोरी जो है वो कर सकता है। इसने लगभग 200 से भी ज्यादा जो है मोबाइल एप्स को टारगेट किया है। तो अगर आप कोई भी ऐसी बोगस साइट से ऐप को डाउनलोड करते हैं और फिर उसके बाद आप अपने सिस्टम से, आप अपने मोबाइल फोन से, आप अपने एंड्रॉइड से या आईफोन से उस नेट बैंकिंग साइट को लॉग इन करते हैं अपने बैंक अकाउंट को, तो ये आपके क्रेडेंशियल्स को क्या है, स्टील कर लेगा। राइट? अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रोजन वायरस होते क्या है। ट्रोजन वायरस को समझने के लिए आप एक चीज समझिए। देखिए,
ट्रोजन क्या होता है, मान लेते हैं ये आपका सिस्टम है, अब यहाँ पे कहीं कोने में ये वायरस है छुप जाएगा, आपको नहीं पता, आपका सिस्टम इसे फाइंड नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही वायरस को जिस तरीके से प्रोग्राम किया गया है या जिस भी पर्पस के लिए प्रोग्राम किया है, जैसे ही सिस्टम में वो पर्पस या वो सॉफ्टवेयर एक्सेस होता है, क्विकली ट्रोजन वायरस क्या एक्टिव हो जाता है और फिर उसके बाद स्टील कर लेता है। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट द सोवा वायरस टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट द ई सिम टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देखिए, जो आपका मोबाइल फोन है उसमें एक स्लॉट दिया होता है जिसमें आप कुछ इस तरीके की सिम को डालते हैं। जैसे आप ये देखिए किस तरीके की सिम है ये। सो मिनी सिम आती थी, फिर उसके बाद माइक्रो सिम और भी ज्यादा छोटी आने लगी, फिर नैनो सिम आने लगी। अभी ये जो बात चल रही है वो है ई सिम की बात। तो ये जो सबसे छोटा वाला वर्जन आपको दिख रहा है यही है, क्या है, ई सिम है। तो जो फिटनेस फोकस स्मार्टफोन्स है और वेरेबल डिवाइसेज है, जैसे आप देखिए स्मार्ट वॉच आजकल काफी चल रही है, स्मार्ट वॉचेस, तो जिसको आप अपने रिस्ट पे पहनते हैं, फिर वो आपका ऑक्सीजन का लेवल, आपकी हार्ट बीट, आपके कैलोरीज, इन सभी को क्या है मेजर करता है। तो ये हो गए स्मार्ट वॉचेस। दीज वेरेबल डिवाइसेज क्या है, ये ई सिम को पॉपुलराइज कर रहे हैं। अब ई सिम होती क्या है, बेसिकली ई सिम एक ऐसा सिम कार्ड चिप है जिसको परमानेंटली डिवाइस के मदरबोर्ड में, जैसे कि वॉच हो सकता है या फिर स्मार्टफोन हो सकता है, उसके मदरबोर्ड में परमानेंटली इम्प्लांट कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से आपको बार बार ट्रेडिशनल सिम को निकालना और डालना नहीं पड़ेगा। इसके बेनिफिट ये है कि आपको बार बार टेलीकॉम शॉप या फिर टेलीकॉम सेंटर तक नहीं जाना पड़ेगा। और अगर आप अपना मोबाइल फोन और आपको बार बार सिम को खरीदना नहीं पड़ेगा, नंबर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी आपके मोबाइल फोन या फिर डिवाइस के मदरबोर्ड में इम्प्लांटेड रहेगी। 2012 में इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसने ट्रेडिशनल डिवाइसेस को अब तक जो ट्रेडिशनल सिम्स है उनको रिप्लेस नहीं किया गया है। सिक्योरिटी पर्पज से अगर हम बात करें सिम की, तो बेसिकली अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, लॉस्ट या स्टोलन फोन है जिसमें एक्चुअल सिम कार्ड का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, लेकिन ई सिम के केस में इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि कोई फिजिकल कंपोनेंट नहीं है जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा सके या रिमूव किया जा सके। हालांकि इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपका डिवाइस को डैमेज करके इसको रिमूव किया जा सकता है, और अगर इन केस में आपका फोन जो है डैमेज हो जाता है तो आपको नया फोन ही लेना पड़ेगा, आप सिम नहीं चेंज कर सकते, या फिर आप अपने पुराने डैमेज फोन से सिम निकाल के नए वाले मोबाइल फोन में या फिर आप अपने न्यू डिवाइस में उसको नहीं डाल सकते। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। बेसिकली आपके मोबाइल फोन की क्या है इफिशियंसी बढ़ जाएगी इससे। और एक और चीज ये कही गई है कि आपके मोबाइल फोन का जो डिजाइन है उसको और भी ज्यादा स्लीक बनाया जा सकता है, क्योंकि एक स्लॉट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा जिसमें सिम डाली जाती है। सो अभी फिलहाल के लिए नेशन में की अगर हम बात करें तो ई सिम को सपोर्ट करने के लिए उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी अवेलेबल नहीं है। 2012 में डेफिनेटली इन्होंने ट्रेडिशनल सिम्स को रिप्लेस किया था, मगर स्टिल क्या है ये ट्रेंड में नहीं है। नेक्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किसकी, इबोला वायरस की। तो जो युगांडा है उसने इबोला की एपिडेमिक को क्या है अनाउंस किया है आफ्टर एक सुडान स्ट्रेन फाइंड किया गया, एक रेयर सुडान स्ट्रेन को कंफर्म किया गया। तो इबोला एपिडेमिक को अनाउंस किया गया था बाय युगांडा। सो बेसिकली 2013 में गिनी जो है साउथ अफ्रीकन एक कंट्री है, उसने पहली बार जो है इबोला हेमोरेजिक फीवर के केस को रजिस्टर किया। उसके बाद इबोला का जो केसेस है वो लिबेरिया एंड सियरा लियोन में भी फैलता चला गया। ये सभी जो कंट्रीज हैं ये उस रीजन में आती है जो कि एक ट्रांजिशन जोन है, यानी कि जब आप सहारा डेजर्ट से ट्रांजिट करते हैं टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकन साइड बिलो द इक्वेटर की तरफ जब आप जाते हैं तो एक ट्रांजिशन जोन फॉर्म होता है, तो ट्रॉपिकल जोन फॉर्म होता है। तो इस तरीके की जो डिजीजेस हैं वो इन एरिया के आसपास ज्यादा प्रेवलेंट होती है। 6 स्ट्रेन्स होते हैं, उनमें से जो 3 स्ट्रेन्स हैं उन्होंने लार्ज स्केल पर एपिडेमिक को कॉज किया है, जिसमें एक सुडान स्ट्रेन है जो कि एक रेयर स्ट्रेन कंफर्म किया गया था, दूसरा है जायर स्ट्रेन और तीसरा है बुंगी बुडियो स्ट्रेन। सो बेसिकली अगर हम इबोला के साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें फीवर है, हेडेक होता है, मसल पेन, वॉमिटिंग, बॉडी में वीकनेस होती है एंड ब्लीडिंग होती है बॉडी के ओपनिंग से, सॉर थ्रोट रहता है एंड ब्लड और यूरिया और डायरिया के टाइम पे क्या है ब्लड रिलीज होता है। सो इबोला वायरस की अगर हम बात करें तो नेचुरल होस्ट है इबोला वायरस के एक फ्रूट बैट जो कि टेरोपोडिडे फैमिली से बिलोंग करता है।
ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन जो होता है इस वायरस का वो होता है, और फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स से भी ये वायरस जो है फैल सकता है, यानी कि इबोला वायरस क्या है, एक तरीके की जूनोटिक डिजीज भी है। सो ऐसा माना गया है कि जो मलेरिया, टाइफॉइड फीवर और मेनिंजाइटिस हैं वो ईवीडी को यानी कि इबोला वायरस जो है उसको क्लिनिकली मिमिक कर सकते हैं। तो इसके डायग्नोसिस में एक इशू क्रिएट हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि डॉक्टर इबोला वायरस को डायग्नोस ना करके मलेरिया, टाइफॉइड फीवर और मेनिंजाइटिस को डायग्नोस कर दे, क्योंकि क्लिनिकली सिम्टम क्या होते हैं, सेम होते हैं। प्रेगनेंसी के केस में भी इबोला जैसे ही सिम्टम्स होते हैं, तो इस वजह से इसकी जो टेस्टिंग है वो कंफर्म नहीं हो पाती। हालांकि इबोला वायरस की जो टेस्टिंग है वो इलीसा और आरटीपीसीआर एसे के थ्रू जो है कंफर्म की जा सकती है। रेमेडी की अगर हम बात करें तो एरेवो वैक्सीनेशन जो है उसने इफेक्टिवली ह्यूमन को शील्ड किया है अगेंस्ट द जायर इबोला वायरस स्ट्रेन। तो अडल्ट में क्या है, जायर इबोला वायरस जो है वो क्योर हो सकता है कुछ एंटीबॉडीज के थ्रू, जिसमें इनमाजेब एंड इबांगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज शामिल है। इबोला को ट्रीट करने के लिए रेमडेसिविर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। द नेक्स्ट न्यूज ऑफ द डे इज अबाउट द ब्रह्मोस। क्लियर? सो बेसिकली इंडियन नेवी क्या है, डुअल रोल ब्रह्मोस को क्या है इंडक्ट करेगी इंडियन नेवी में, जिसको वो प्रोक्योर करेगी फ्रॉम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ ₹1700 करोड़। तो बेसिकली ब्रह्मो मिसाइल एक इंडो रशियन वेंचर है, यानी कि यहाँ पर इंडिया और रशिया ने दोनों मिलकर के ये विश्व की सबसे तेज क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड है मार्च 2.8 पीक और इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, क्या है डिजाइन की है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा और रशिया की मॉस्कवा रिवर के ऊपर जो है नाम रखा गया है। ये फर्स्ट स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट से चलती है और दूसरे स्टेज में रैमजेट इंजन, लिक्विड रैमजेट इंजन का क्या है यूज किया गया है। इसको किसी भी जगह से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ दिन में और रात में रिगार्डलेस ऑफ द वेदर लॉन्च किया जा सकता है, फायर किया जा सकता है फ्रॉम द लैंड, एयर एंड सी, यानी कि बेसिकली ये तीनों तरीकों से फायर की जा सकती है। ये फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि इसको लॉन्च करने के बाद क्या है गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मोस क्या है एक क्रूज मिसाइल है, यानी कि ये बेसिकली एटमॉस्फेयर में क्रूज करती है। दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स क्या होती है, एक तरीके की ट्रैजेक्टरी फॉर्म करती है, यानी कि पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। आप उनको सरफेस से अगर आप छोड़ते हैं तो वो लैंड पे इस तरीके से जाके गिरती हैं, राइट। और ज्यादातर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो सरफेस टू सरफेस होती हैं एंड वो एयर टू सरफेस भी हो सकती हैं। सो बैलिस्टिक का मतलब है वो एक जगह जाकर के ब्लास्ट हो जाएंगे, ऐसे रॉकेट शेप फॉर्म करेंगे। क्लियर? तो ये हुई बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल एयर में क्रूज करती है और उनको गाइडेंस की जरूरत नहीं है। फायर एंड फॉरगेट के प्रिंसिपल पे जो है ब्रह्मोस मिसाइल वर्क करती है। रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी का जो अंडमान एंड निकोबार कमांड टेस्ट सेंटर है उसने एंटी शिप ब्रह्मोस की सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल को अप्रैल 2022 में टेस्ट किया था। जनवरी 2022 में स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है जिसका नाम है INS विशाखापट्टनम, वहां से एक्सटेंडेड रेंज में C2C ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया C2C, क्योंकि यानी कि अब ये क्या हो गया, अब ये ब्रह्मोस मिसाइल का क्या है नेवी वर्जन है, यानी कि अगर ये INS विशाखापट्टनम है तो यहां से इसको लॉन्च करेंगे किसी दूसरे डिस्ट्रॉयर की तरफ या फिर फ्रिगेट की तरफ या फिर किसी INS की तरफ, कोई भी एग्रेसिव कंट्रीज है उसके अगेंस्ट। नेक्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की। सो बेसिकली साइंटिस्ट और नीति आयोग के जो मेंबर है जिनका नाम है VK सरास्वत, उन्होंने गवर्नमेंट को एडवाइस दी है कि वो टाइनी मॉड्यूलर रिएक्टर्स को क्या है बिल्ड करें ताकि हमारी एनर्जी की डिमांड फुलफिल की जा सके और जो पुरानी थर्मल पावर फैसिलिटीज हैं उनको रिप्लेस भी किया जा सके। तो ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या है, बेसिकली एक सोफिस्टिकेटेड क्या है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है जो कि स्टैंडर्ड न्यूक्लियर पावर रिएक्टर के तकरीबन 1/3 साइज की होती है और इसकी पावर कैपेसिटी को 300 मेगावाट पर यूनिट तक इंक्रीज किया जा सकता है। और चूंकि ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनके काफी सारे मॉड्यूल यानी कि काफी सारे यूनिट्स को एक साथ बना करके हम काफी हद तक जो है इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 2035 तक इसकी जो कैपेसिटी है
वो 21 गीगावाट तक इंक्रीज की जा सकती है, जो कि विश्व की जो न्यूक्लियर पावर अभी फिलहाल इस्तेमाल में है उसका 3% बनाती है। क्लियर? बेसिकली एक नया आइडिया है और इसका पोटेंशियल है, इसकी स्केलेबिलिटी भी बढ़ाई जा सकती है और न्यूक्लियर एनर्जी की फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है। अगर हम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट की बात करें तो फिलहाल लगभग 70 डिजाइन प्रेजेंट है, जो कि विश्व की 18 भिन्न भिन्न कंट्रीज में बनाए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके रिपोर्ट के हिसाब से अभी फिलहाल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के 70 डिजाइन प्रेजेंट है, जो कि 18 डिफरेंट नेशंस में डेवलप किए जा रहे हैं। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बाय 2040 वर्ल्ड वाइड जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की मार्केट है वो $300 बिलियन से क्या है एक्सीड कर जाएगी, यानी कि उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करेंगे वो है नाविक से रिलेटेड। सो बेसिकली इंडिया की जो आईटी कंपनीज हैं वो ये चाहती हैं कि जो इंडिया में बनने वाले डिवाइसेस हैं उनको नाविक कंपैटिबल बनाया जाए, जिसमें सैमसंग, शाओमी, एप्पल एंड ऑल, उनका ये जो कंसर्न है वो ये है कि उनके एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएंगे और इंटरप्शन जो है हार्डवेयर के अपग्रेड के रिलेटेड उसकी वजह से भी हार्डवेयर के अपग्रेड के रिलेटेड जो है इंटरप्शंस भी हो सकते हैं। सो इसीलिए क्या है नाविक न्यूज में है। तो नाविक से रिलेटेड क्या है कि जो इसरो है उसने नाविक को क्रिएट किया, यानी कि नेविगेशन यूजिंग इंडियन कॉन्स्टलेशन। बेसिकली एक स्टैंड अलोन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसको बनाने के लिए 2006 में ऑथोराइज किया गया था, लेकिन 2018 तक भी क्या है ये फिनिश नहीं हुआ था। सो नाविक में क्या है 8 सैटेलाइट्स प्रेजेंट है जो कि इंडियन लैंडमास और अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बॉर्डर तक कवर करता है। यानी कि अगर ये इंडियन लैंडमास है तो ये तो कवर होगा ही, लेकिन इंडियन लैंडमास यानी कि इंडिया के बॉर्डर से ले तक 1500 किलोमीटर तक भी क्या है एरिया कवर किया जाएगा बाय नाविक। सो नाविक का क्या है फिलहाल लिमिटेड यूसेज है। इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये पब्लिक व्हीकल्स को ट्रैक कर सकता है, फिशरमैन को इन्फॉर्म कर सकता है। डीप सी विदाउट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क कवरेज में अगर कोई भी फिशरमैन जाते हैं तो उनको वेदर से रिलेटेड, नेचुरल क्लैमिटीज से रिलेटेड रिपोर्ट दी जा सकती है। बेसिकली उनका सर्विसेबल एरिया जो है नाविक का और जीपीएस के अगर हम कंपेयर करें तो डिफरेंट है। जो जीपीएस की सैटेलाइट्स है वो वर्ल्ड को ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में 2 बार जो है वो कवर करती हैं, लेकिन अगर नाविक की बात करें तो इंडिया और उसकी नियर बाय टेरिटरीज को कवर करेगा। ऐसा कहा जाता है कि नाविक की जो एक्यूरेसी है वो जीपीएस से ज्यादा होगी, क्योंकि जीपीएस लार्जर एरिया कवर करता है, इस वजह से उसका टाइम लैग ज्यादा है। क्लियर? अब हम बात करते हैं चाइना के बेडू और जो ग्लोनेस है उसको रशिया ओन करता है। चाइना का जो अपना सिस्टम है नेविगेशन सिस्टम उसको बेडू कहते हैं। यूरोपियन यूनियन का क्या गैलीलियो है और यूएसए का तो जीपीएस है, हम जानते हैं। जापान का क्विसिस रीजनल नेविगेशन सिस्टम है जो कि एशिया, ओशियानिया एंड ऑफ कोर्स जापान के एरिया को कवर करता है। Now let us talk about the Mars flood. ठीक है, तो बेसिकली अगर सबटेरेनियन स्ट्रैटा को इन्वेस्टिगेट किया जाए तो चाइना ने 2021 में जो मार्स रोवर भेजा था जिसका नाम था ज़ुरोंग, उसने ये एविडेंस किया है लगभग बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड फ्लड, यानी कि लगभग बिलियंस साल पहले जो है मार्स पर फ्लड रहे होंगे। सो ज़ुरोंग रोवर की अगर हम बात करें तो 2021 में चाइना का जो टियानवन मिशन था उसने मार्स पर ज़ुरोंग को भेजा गया था, जो कि नेम रखा गया है आफ्टर चाइना फायर डेटी। सो जो ज़ुरोंग रोवर है उसने मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को क्या है इन्वेस्टिगेट किया, जिसमें उसका जो मैसिव यूटोपिया प्लेनिचिया बेसिन है उसको नेविगेट किया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो प्लैनेट की हिस्ट्री है उसके अर्ली इम्पैक्ट के बारे में पता चला। अगर हम रोवर की बात करें तो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसका डिटेल पता लगाना, मगर जो नासा की जो स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी रोवर की बात करें तो उसका जो साइज है 1/4 है, यानी कि नासा के क्यूरियोसिटी एंड परसिवेरेंस मिशन के जो रोवर्स हैं उनका लगभग 1/4 साइज का ये ज़ुरोंग रोवर है। एंड इसमें 7 मेन इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें कैमरा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स, वेदर स्टेशन एंड रिट्रैक्टेबल सोलर पैनल्स भी क्या है इंक्लूडेड है। रेडार जो है वो डिटेक्ट कर सकता है एंशिएंट लाइफ बीनीथ द वाटर। सो दिस वाज इट इन दिस आर्टिकल्स। लेट्स मूव ऑन टू द
फाइंडिंग्स ऑफ द जुरोंग रोवर्स मार्स मिशन। तो सबसे पहले जो यूटोपिया प्लेनेटिया है, एक ह्यूज प्लेन है मार्स के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जहां पर जो उसकी लोकेशन है, जहां पर जुरोंग रोवर को जो है लैंड किया करवाया गया था, उसने क्या है फ्लड्स को डिस्कवर किया है। सो बेसिकली अंडरग्राउंड लगभग 30 to 80 मीटर्स अंडरग्राउंड जो है स्ट्रैटास डिस्कवर किए हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो स्ट्रैटास है कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉर्म करते हैं। पानी तो यहाँ पे लिक्विड वाटर तो यहाँ पे नहीं मिला, मगर ऐसा माना जाता है कि लगभग 1.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या है यहाँ पर डेफिनेटली क्या रहा होगा, फ्लड आया होगा, जिसकी वजह से इस तरीके के पैटर्न्स जो हैं फॉर्म हुए हैं। Now let us talk about the Overhauser magnetometer. So Indian researchers जो है उन्होंने एक Overhauser magnetometer को जो है क्रिएट किया है। So basically ये जो Overhauser magnetometer है इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म में क्रिएट किया है एंड इसका पर्पस क्या है, जियोमैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना। So basically जितने भी मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरीज हैं अक्रॉस द ग्लोब और इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट, वहां पर जो है इस मैग्नेटोमीटर के यूज किए जाते हैं ताकि एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जा सके, सेंसिटिविटी को इंक्रीज किया जा सके और पावर यूसेज को इफिशिएंट बनाया जा सके। इंडिया में क्या है, ये इंपोर्ट होते हैं। अब अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म ने इनको बनाया है तो डेफिनेटली हम एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ क्या है, हम अपना एक कदम बढ़ा रहे हैं। सो ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये जो ओवरहाउजर है, इसको कहां पर सेटअप किया है, महाराष्ट्र में जो अलीबाग है वहां पर एक मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी है, वहां पर इसको सेटअप किया गया है। सो बेसिकली ये जो हमारा ये जो हमारा जियोमैग्नेटिक सैंपलिंग है और सेंसिंग की जो कॉस्ट होती है उसको बहुत कम कर देगा, क्योंकि अभी फिलहाल इंडिया क्या है इस तरीके के मैग्नेटोमीटर्स को क्या है इंपोर्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इसरो के बिगेस्ट लॉन्च से रिलेटेड, जिसको कहा गया LVM-3M2। सो बेसिकली इंडिया जो इसरो है उसने अपना सबसे बड़ा जो रॉकेट है उसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया, जिसका नाम था LVM-3M2। बेसिकली ये इसरो का पहला कमर्शियल मिशन था जिसने 36 वन वेब ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। ये किसके अंदर किया गया, इफ वी नो तो दिल्ली तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक NSIL यानी कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को बनाया था जो कि होली ओन सब्सिडरी रहेगी गवर्नमेंट की और रिस्पॉन्सिबल रहेगी गवर्नमेंट के लॉन्चेस की। एंड ऑल्सो क्या है, ये प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको भी स्पेस सेक्टर में जो है इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेगी। एक यूके बिजनेस फर्म है जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट्स लिमिटेड यानी कि वन वेब लिमिटेड। क्लियर, इसी वन वेब लिमिटेड की 36 ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को क्या है इस रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया। राइट, सो अगर हम इस लॉन्च की बात करें तो बेसिकली 70% ऑफ 648 जो सैटेलाइट्स हैं वो इसके थ्रू लॉन्च की गई हैं, जो कि ग्लोबल हाई स्पीड एंड लो लेटेंसी कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करेगी। अगर हम LVM-3M2 के रॉकेट की बात करें तो लगभग 43.5 मीटर का जो LVM-3 रॉकेट है उसने कैरी की है 36 जो कि लगभग 5000 किलोग्राम की सैटेलाइट्स हैं ऑन इट्स 644 टन फ्रेम। क्लियर, अगर हम लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की बात करें यानी कि LVM-3 की बात करें, सो इसरो ने अपने GSLV मार्क 3 को रीनेम किया है। सो बेसिकली जो इसरो का GSLV हैवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था जो जिसकी वजह से इसरो अपने हैवी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता था इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट, उसका ही नाम चेंज करके लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रखा गया है। बेसिकली ताकि उसके रोल को इंडिकेट किया जा सके इन लॉन्चिंग सैटेलाइट्स इनटू वेरियस ऑर्बिट्स। ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का एक डेडिकेटेड कमर्शियल सैटेलाइट प्रोजेक्ट है। ऐसा एस्टिमेशन है कि जो LVM-3 रॉकेट है यानी कि फॉर्मरली जिसको GSLV मार्क 3 कहते थे, वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में 8 टन तक की सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकता है। क्लियर, ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जिसमें 2 सॉलिड प्रोपेलेंट लगे हैं, 200 स्ट्रैप्सॉन्स लगे हैं ऑन इट्स फ्लैंक्स एंड 4 स्टेज में लिक्विड फ्यूल है एंड C25 क्रायोजेनिक स्टेज है इन द थर्ड स्टेज। सो ये PSLV से लाइट है और ट्रांसपोर्ट कर सकता है 1.4 to 1.75 टन्स ऑफ द वेट, राइट, इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट।
So this was it for this lecture. So we'll see you in the next lecture. Thank you so much for watching Perfection IAS. Have a nice day.